तो देखिए बच्चे, हमको इसका विविक्तर निकालना है। आप सभी जानते हैं, देखिए एकदम आसान है। क्या होता है, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोगों तो वैसे इसको निकाल लिया है, फिर भी एक बार मैं निकाल देता हूं यहाँ पे। b का मान है -5 का वर्ग -4 गुणे में a का मान है 3 गुणे 2। कितना हो गया, विविक्त 1 आया। यहां पे हम लिखेंगे d बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे, बुझ गए कि नहीं? तो ये हुआ। अगला, अब बोला जा रहा है कि यहां पे आपको एक सूत्र होता है, एक अल्फा निकलता है मूल, एक बीटा निकलता है। सूत्र होता है -b प्लस रूट में d बटा 2a, और एक होता है -b में माइनस रूट में d बटा 2a। चलिए इसका निकालिए। -b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, b का मान है -5। b का मान है ना जी यहाँ -5। -5 को हम लिखेंगे माइनस में भी -5, माइनस तो आगे से है ही है, प्लस में रूट में 1 बटा में 2 गुना में आगे में a में का मान कितना है, देखिए a में 3 है, a में 3 है। माइनस माइनस मिलके 5 हो गया, प्लस 1 6 सॉरी 6/6 कट के 1 हो गया, उत्तर आया 1। अगला नेक्स्ट, इसमें करेंगे वही बात है, फिर से माइनस में भी -5 और माइनस में रूट में 1 बटा में 2/3 के 6। कितना हो गया, 5 में से 1 जाएगा बटा 6, कितना हो गया 4/6, यानी कि 2/3। तो ये हो गया, 2 आपके मूल निकल गए। एक मूल हो गया आपका 1 और एक मूल हो गया आपका 2/3। देखिए तरीका आपके किताब में दिया गया है, आपको किताब खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए तरीका आपके किताब में दे दिया गया हुआ है बच्चे। और देखिए कैसे बनाना है, यहां पे मेरा काम है बस समझाना बना कैसे है, ठीक। बस ज्यादा लिख लाख नहीं करूंगा मैं, आपको बस हिंट देता हूं कि बनता कैसे है और बनाना कैसे है आपको, ठीक। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस यही तो आपका निकालना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको दिया गया है, यहां पे देखिए मीनार की ऊंचाई यहां पर मिसिंग है, एक 50 मीटर मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है। मीटर का यहाँ पे हाइट नहीं दिया हुआ था, हमने दे दिया। हालांकि आपको सुधार के मिला होगा, ये छोटी छोटी सी गलती हो गई है इसमें। चलिए तो अब हम करते हैं, देखिए यहां पे ये बोला गया है प्रश्न, देखिए चलिए बोला जा रहा है कि एक भवन है, याद रहे मीनार ऊंचा होता है, ऊंचा होता नहीं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ऊंचा मीनार ही है, क्योंकि इसके पाद बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री दिया हुआ है। जब नीचे से कोई ऊपर को देखता है तो वहां पर जो ये क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब ऊपर में से कोई नीचे देखता है तो वहां पे क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाए गए कोण को अवनमन कोण कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये उन्नयन कोण की बात हो रही है, ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया डी।
और बोला जा रहा है कि एक बार मीनार के पास से इसके जड़ से यानी इसके पाद बिंदु से देखा जा रहा है इसको, देखिए किसको, सी को। अब यहां पे इसको देखा जाता है लेकिन इसको ये नहीं बताया कितना है, तो इसको हमने एच मीटर मान लिया और इसको हमने नीचे वाले को एक्स मीटर मान लिया है, ठीक है। और ये हमारा हमको पता है दिया गया है कि 50 मीटर है। अब ऐसे में करेंगे क्या, देखिए तो हम एक बार tan त्रिभुज, यहां पे देखिए हम tan 60 निकालेंगे, एक बार tan 60 निकालिए। tan 60 का मान होगा P बटा बी, यानी इसके सामने वाला लंब का काम करेगा ए बी बटा में बी आधार यानी कि बी डी। अब मुझे ये बताइए कि आप बच्चे ये पढ़े हो तो होंगे ही ना, tan का होता है P बटे बी, साइन का होता है P बटे एच, इस तरीके से होता है, सब आपने पढ़ा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। ये देखिए, आप यदि ये सोच के पढ़ने आएंगे कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप जरा सा भी पढ़ के आएंगे आपको सब समझ में आएगा, आप पूरा समझ के आएंगे आपको पूरा समझ में आएगा, जबरदस्त समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, अब ये देखिए, और एकदम तगड़े तरीके से पढ़ के आएंगे तो ये सारा हेमोग्लोबिन बन जाएगा आपके शरीर का, है ना। देखिए तो बच्चा लोग, अब यहाँ पे आप देखिए कि एक बार tan 30 निकालेंगे, नहीं tan 30। देखा यहाँ पे दिया गया है कि एक, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये दिया गया 30 डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 30 का मान देखिए, इसके लिए लंब का काम करेगा यहां से सी डी बटा में, tan 30 का मान करेगा सी डी बटे बी डी। tan 30 का मान हो गया 1/√3। सी डी का मान देखिए हमको ना मालूम, और बी डी का मान है यहाँ पे x, सी डी का मान हो गया हमारा x/√3, ठीक है। सी डी का मान हमारा हो गया x/√3, और यहां पे सी डी का मान, यानी सी डी को हमने कुछ माना भी तो है, h माना है x/√3, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या x को लिख सकते हैं √3h, ठीक। ये हमारा बना समीकरण 1। अगला देखिए, tan 60 का मान होता है √3, ए बी का मान देखिए 50, बी डी का मान देखिए x। अब यहां पे हमारा क्या होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x√3 बराबर हो गया 50। x का मान यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से √3h, यहां पे √3h लिखिए, गुना √3 बराबर है 50। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3h 50, h का वैल्यू यानी कि मान 50/3 से काटेंगे, 16 48, 2 3 छके 18, 2 3 छके 18, 2, इस तरीके से आगे ये बढ़ते चलेगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 16.66। तो ये हमारा आएगा उत्तर इसका, ठीक है। तो देखिएगा, हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाए मुझसे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। यही है उत्तर 16.66, या डायरेक्ट आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न अगला है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। प्रश्न 28, मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज, आपका समरूपता पाठ का है त्रिभुज का, यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं आपस में, मतलब एक जैसे दिखते हैं, तो ऐसे में उनके किसी भी दो, जो उनका संगत जो भुजाएं हैं, उनका अनुपात जो होता है ना, वो उनके वर्ग का बराबर होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए बनाते हैं। देखिए हमने बना लिया यहां पे दो त्रिभुज, हमने यहां पे बना लिया दो त्रिभुज। कहां गया प्रश्न, दिख रहा है ना प्रश्न। चलिए दो त्रिभुज बना लिया, ये बनाया, समरूप त्रिभुज बना रहे, याद रहे यहाँ पे कंडीशन है, पहले से दिया है समरूप त्रिभुज है ये, ठीक है।
ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी, ये हो गया पी, ये हमारा हो गया क्यू, और ये हमारा हो गया आर। हो गया ना जी। चलिए, हमने एक ऐसी रेखा खींची लंबवत जो 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी सीधे भाषा में मैं कहूं तो मैंने क्या बनाया है, देख लीजिए, ये ऊंचाई है, दोनों त्रिभुजों की ये क्या है, ऊंचाई है। आप सभी जानते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ए बी सी का, वो क्या है, उसका अनुपात, और एरिया जो है ट्रायंगल पी क्यू आर का, ये बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू के वर्ग का, या बीसी बटे, देखिए संगत भुजा, बीसी का संगत भुजा क्यू आर के वर्ग का, या एसी बटे पी आर के वर्ग का। समझ गए, ये है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पे, त्रिभुज एबीसी का जो लिखिए, सूत्र लिखिए। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला वाला मत बोल दीजिएगा, हाफ गुना बेस मतलब हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। यहां पे आधार का काम बीसी कर रहा है, एबीसी का निकालिए, तो यहां पे लिखेंगे हाफ गुणे बीसी, आधार गुणे ऊंचाई कितना है, एडी। ठीक, अब देखिए नीचे में पी क्यू आर का देखिए, हाफ गुणे में आधार का काम कर रहा है क्यू आर गुणे पी एस, कर रहा है ना जी। चलिए, अब एक और कुछ कुछ बातें हैं जो हम अभी सीखेंगे, तो वो बातें क्या क्या है आइए देखते हैं। अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं क्या कि ए बी बटा पी क्यू, भाई जब त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो हम उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, ए बी और पी क्यू का अनुपात हम लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के, ये बराबर है। ए बी बटे पी क्यू बराबर है एडी और पी एस के, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू दोनों है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर है। हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा पी एस बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ए डी बटे पी एस की जगह पे इसको उठा के रख देंगे, तो क्या करेंगे, देखिए क्या बन गया, हाफ गुणा में बीसी बटा क्यू आर तो रहेगा ही रहेगा, और यहां एडी बटे पीएस की जगह पे हमने क्या बैठा दिया, बीसी बटे क्यू आर। इससे हमारा निकल के आ गया हाफ गुणे बीसी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग, और इसीलिए ये हमारा सिद्ध हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी प्रकार से और भी सबको अलग अलग तरीके से हम ले करके ये सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां से हमने एक ही सिद्ध किया है, बाकी सब पे सीधा यहां पे लिख देंगे कि बिल्कुल ऐसे ही इसी प्रकार से और सभी का भी हम निकाल सकते हैं, यही होगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए बीसी क्या है, बीसी और क्यू आर क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों के, इन दोनों का वर्ग आया है, देखिए इन दोनों का वर्ग निकल के आया है, निकल के आया ना जी यहाँ पे, तो ये है। और देखिए यहां से हाफ और हाफ कट गया, तो हाफ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। ठीक है, हाफ बचा ही नहीं यहाँ पे,
तो हमने यहां क्या था, देखिए क्षेत्रफल है, क्या है, त्रिभुज। यहां से हमने सिद्ध कर लिया कि क्षेत्रफल ए, त्रिभुज ए बी सी का, और क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का, ये बराबर आ गया हमारे बीसी के वर्ग बटा क्यू आर के वर्ग के, जो कि संगत भुजाएं हैं उनके वर्ग के। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। 29 नंबर सवाल देखिए, एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। ये रहा आपका शंकु, ठीक है। इस शंकु में आप देखिए, इसके ऊपर का जो शिरा है, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी गई है, इसको हम मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे भी एक वृत्त है और इसको हम R1 मान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि छिन्नक बस यही इतना ही दूर का है, बाल्टी के आकार का होता है। अब देखिए, हमने कहा कि ये एक, यहां से हम इसको भी जोड़ देते हैं, इसको हमने मान लिया H2, और इसको हमने मान लिया, इस बड़े वाले को यहां से लेकर के यहां तक को H1। देखिए इसमें दो है, क्या है, शंकु है, देखिए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, और ये हमारा ई है, और ये हमारा एफ है, और ये हमारा जी है, ठीक है। देखिए जल्दी से, ये जो है इसकी जो त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इस बड़े वाले समकोण की त्रिज्या R1 है, और बड़े वाले शंकु की जो ऊंचाई है वो H1 है, छोटे वाले की त्रिज्या R2 है, और इसकी ऊंचाई जो है वो H2 है। तो चलिए अब यहां पे हम ये करते हैं कि देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो शंकु दिया गया हुआ है आपके पास, ये देखिए, ये जो शंकु है, जो बड़ा सा जो शंकु है, बड़ा सा शंकु है, यानी कि शंकु ए डी सी का आयतन में से घटा देंगे शंकु ए डी ई वाले शंकु से हम ए बी सी वाले शंकु को घटा देंगे, शंकु ए बी सी का आयतन। देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को हमने घटा दिया, सिंपल यही है। पर सवाल ये उठता है कि हम इसका आयतन निकालेंगे कैसे, जब हमको इसका, देखिए इसका सूत्र लिखिए, एडीई वाले का देखिए आपको ये दिया गया 7 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 28 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, जो बड़ा है 28 सेंटीमीटर। आप पाएंगे कि यहाँ पे ये जो H2 है और ये H1 है, हमने ये माना है, लेकिन ये वाला 45 दिया गया। मैंने कहा इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 45। बड़ा वाला क्या है, H1 में से ये छोटे वाले को घटाने पर ही हमको क्या मिल रहा है, 45। यानी कि ये क्या है, छिन्नक की ऊंचाई है 45। आप पाएंगे H1 का वैल्यू आ जाएगा 45 प्लस H2, ठीक। अब हमको ये H1 और H2 का अभी भी मान नहीं पता चला है, और हमको पता है कि यहाँ पे इसका सूत्र लिखिए, 1/3 पाई बड़े वाले का, देखिए R1 का होल स्क्वायर गुणे में H1 का, बस। और इसके बाद इसमें घटा देंगे छोटे वाले का निकाल के, 1/3 पाई R2 का होल स्क्वायर H2। समझ गए? तो ये हमारा हो गया H2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, परंतु ये H1 और H2 का मान हमको एग्जैक्ट चाहिए तभी निकलेगा। H1 और H2 निकालेंगे कैसे? देखिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हम आपका मार्गदर्शन करने, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ये वाला, यानी कि ये है हमारा ए जी ई, ये वाला निकाल लिया। बीच में एक और छोटे वाले की त्रिज्या है जो है एफ सी। हमने पढ़ा है
थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि कोई एक समकोण या कोई भी त्रिभुज है जिसको यदि आधार का जस्ट एक समानांतर रेखा इसको यदि काट देता है तो ऐसे में हम लिख सकते हैं ए एफ बटा जी एफ, ए एफ बटे जी एफ, एक मिनट नहीं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये जब दोनों समरूप रहेंगे ना, दोनों समरूप रहेंगे, समरूप भी है, देखिए ये राइट एंगल इस तरीके से ये समरूप है आपस में, तीनों के तीनों कोण से ही समरूप हैं यदि ये समानांतर हैं तो समरूप होने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एफ बटा में ए जी, ये बराबर होता है, और हमको पता है ये वाला यहां से यहां तक जो है ये हमारा H1 है, और ये वाला हमारा यहां से यहां तक जो है ये हमने H2 मान रखा है, और देखिए ये वाला हमने R2 माना है और ये वाला हमने R1 माना है। तो हम लिख सकते हैं AF बटे GF, AF बटे AG, ठीक। और यहां पे देखिए हम लिख सकते हैं FC बटे GE, और हम और भी लिख सकते हैं, देखिए क्या, यहाँ पे FC बटे GE हमने लिख लिया, एक और भी है, हम लिख सकते हैं AC बटे AE। तो देखिए हमने छोटे वाले का बड़े के साथ रिलेशन दिखाया है, छोटे वाले का AF और बड़े वाले का AG, और FC जो है छोटे वाले का और इस बड़े वाले के साथ दिखा दिया, और यहाँ पे AC जो है छोटे वाले का AC और बड़े वाले का AE, ये हमने दिखाया। देखिए हम इससे कोई काम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू दिया नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो चलिए फटाक से निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसको H1 इसको H2 माना है, ये आप सभी जानते हैं, मान रख दीजिए यहाँ पे AF को हमने H2 बोला है और AG को हमने H1 बोला है, और यहाँ पर देखिए FC को हमने R2 बोला है और इसको हमने GE को हमने R1 बोला है। चलिए ये तो खैर ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा जो H2 का जो मान है, H2 का देखिए यहाँ पे कहाँ से रखेंगे, हमको यहाँ से H2 का मान पता नहीं है, लेकिन देखिए हमको R2 का मान जरूर पता है, H2 बटा H1 बराबर R2 का मान कितना है, देखिए ये छोटा वाला है 7 है और ये वाला 28 है, गया 4 बार में, तो हमको ये पता है H1 बराबर 4H2 आ गया कि नहीं। चलिए अब यहाँ से हम इसका H1 का मान निकाल करके यहाँ पे रख देंगे, H1 का मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया 4H2, इसमें ये वाला इधर घट बराबर 45 प्लस H2, ये इधर घटेगा आके, ये हो जाएगा 3H2 इज इक्वल टू 45, ये गया इससे कितने बार में, 15 बार में, H2 का मान 15 सेंटीमीटर। अब बताइए हाइट इसकी ये 15 सेंटीमीटर, तो H1 का मान देखिए, H1 का मान 45 में भी 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो है हमारा ये वाला जो भाग है, ये वाला जो दिख रहा है H2 का मान 15 सेंटीमीटर है और ये वाला 45 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक ये वाला 60 सेंटीमीटर है। तो ये तो आप समझ गए। अब हमको देखिए यहाँ पे बस मान रख दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 गुने 22/7 गुना में R1 का वर्ग निकालिए, R1 का वर्ग, यहाँ पे R1 कहाँ गया, त्रिज्या 1 28 है, गुने 28 गुना में इसका H1 कितना है, देखिए यहाँ पे बच्चा लोग H1 इसका बड़े वाले का 60 है, ठीक है, 7 से गया ये 4 बार में, ये 3 से गया 20 बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाना भी है ना, इसमें घटाना है, देखिए इसी में हम घटाएंगे क्या, 1/3 गुने 22/7 गुना में 7 गुने 7 और गुना में इसका H2 का कितना माना है 15। देखिए ये 7 से ये 7 चला गया, 3 से ये चला गया, कितना हो गया 22 पचे 110, 110 सत्ते 770, ठीक है। और यहाँ पे ये घटेगा, इसको हम क्या करेंगे 770 को घटाएंगे किस में से, देखिए ना आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, 22 चौको 88 गुना 560, देखिए 22 चौक 88 और 28 दूनी 56 और ये 560, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको घटा देंगे
इतना ही सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें उत्तर आया भी हुआ होगा। तो ये तो हमारा आ गया क्या, आप सभी जान गए ये भली भांति कि ये हमारा उत्तर आ गया, ये आयतन आया निकल के। लेकिन अभी हमको क्या बताना है, अभी हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बताना है, वक्र वक्र क्षेत्रफल भी बताना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आइए फटाक से एक बार और बनाते हैं हम लोग। फिगर, ये हो गया फिगर। हमको ये पता है 28 सेंटीमीटर, हमको ये पता है 7 सेंटीमीटर, और हमको ये भी पता है यहां से यहां तक जो निकल के है ये 60 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां ये जो है ये वाला 15 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए, हमको ये वाला निकालना है, ये वाला, और इस वाला ये भी एक त्रिभुज है समकोण। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला नहीं निकालेंगे क्या? आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है, आप ध्यान दीजिए। ये है हमारा क्या, अब ये हमको बस इतने से मतलब है, ऊपर वाला ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने जानबूझ के बनाया है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमको उससे कुछ डेटा निकालना पड़ रहा है। जैसे देखिए अभी हम क्या करेंगे, मैं कहता हूं कि एक बड़े वाले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जल्दी लिख के बताइए, कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी। देखिए आपको पता है कि बड़ा वाले का जो होता है पाई आर एल, मान लेते हैं कि इसको हमने R1 माना था, इसको हमने R1 माना था, और इसको हमने R2 माना था। ये छोटे वाले को इसको H2 माना था, और इस बड़े वाले 60 को हमने H1 माना था। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये फिगर को मैं बना देता हूं, इसको तोड़ करके यहां लिखता हूं मैं, तोड़ लिया। आपको पता है ये 15 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमको इसका मान निकालने का है। ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। इसी को तो बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। इसको निकालने के लिए हमको पता है कि इसको हम लिखेंगे रूट में 15 का वर्ग में से घटाएंगे 7 का वर्ग, यानी कि ये हमारा हो गया 225 में से 49 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 169, यानी कि 13। इसका स्लैंट हाइट कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। चलिए बड़े वाले का निकालिए, ये बड़े वाले का हो गया 28 सेंटीमीटर। और देखिए ये जो है ये तो 15 सेंटीमीटर, लेकिन बड़ा वाला 60 सेंटीमीटर है। हमको ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 का वर्ग में से 28 का वर्ग घटाएंगे, तो ये हमारा L2 का मान निकल जाएगा। ये देखिए बड़ा वाला है, सब में हमने 1 माना है, इसका R1 माना, H1 माना, तो इसको हम बड़े वाले को L1 मानते हैं। तो यहां से निकाल लेंगे L1 मिल जाएगा, और यहां से आप निकाल लेंगे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये L2 निकाला, छोटे वाले का ना, छोटा में सबको 2 लिया। देखिए R2, ये H2, यहां से यहां तक ये H2, और ये वाला R2 इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने इसको स्लैंट हाइट को, तिर्यक ऊंचाई को L2 माना है, और इस बड़े वाले का यहां से यहां तक वाले का L1 माना है, और उसका मान यहां से निकाल लेंगे। देखिए ये तो 13 सेंटीमीटर निकल गया, और इसका भी निकाल लेंगे 3600 में से 28 का आप निकाल करके यहां से घटाइएगा, और फिर यहां से कुछ आपका मान निकल जाएगा यहां से, और उसके बाद सूत्र रखिएगा। देखिए कौन सा, पाई आर, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे ना, बड़े वाले का क्या होगा, पाई आर एल, पाई R1 L1 में से पाई R2 L2। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, बड़े वाले का त्रिज्या R1 है, बड़े वाले का स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई L1 है, बड़े वाले का निकाल लेंगे एक बार, उसी में घटा देंगे। पाई RL सूत्र होता है छोटे वाले का, तो पाई और इसका त्रिज्या R2 और इसका ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई L2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इसका रख लेंगे 22/7 गुना में, इस तरीके से आप अपना कर लेंगे। यहाँ पे सबका मान रखेंगे और आंसर आप निकाल लेंगे, किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे बना के दिया हुआ है। देखिए मेरा बस यही पे काम है, आपको मैं बस तरीका बता दूंगा, बनाया हुआ तो सारा यहाँ पे है ना।
बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। आप घर पे थोड़ी सी मेहनत जरूर करें, सारा काम आपको बना। और जो बच्चा ये सोचेगा कि हम परीक्षा में रट के बैठेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। और देखिए अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, आप बच्चों को यह पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यही अंतर है कि जो वक्र भाग है ये सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकला, यानी कि हमने ये जो शंकु का जो छिन्नक का हमने जो क्षेत्रफल निकाला है ना, वो सिर्फ इतने भाग का निकाला है, ये वाला मतलब इतने का निकाला है। ऐसे होता है ना, ये वाला वक्र वाला भाग है, ये वाला याद रहे। संपूर्ण में ना ऊपर वाला ये और ये जुड़ जाएगा, यानी सिर, इसका सिरा क्या है, ऊपर में एक त्रिज्या है और नीचे में भी एक त्रिज्या है ना, जाहिर सी बात है। यानी त्रिज्या क्या है, ऊपर में वृत्त है और नीचे भी एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी गई, इसकी भी त्रिज्या दी गई है। अब देखिए इसको तो हमने निकाल लिया है, अब बच गया खाली ये वाला और एगो ये वाला, इन दोनों को अलग से जोड़ दीजिए। क्या होगा, ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमको R2 माना हमने, है ना। ये 28 नहीं, ये 7 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 28 सेंटीमीटर। अच्छा ये इसका है, सॉरी, ठीक। अब देखें यहां पे इसी में हम जोड़ देंगे पाई R1 का होल स्क्वायर, ये हम इसको जोड़ देंगे तो बच्चा लोग ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनेगा ये वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल, इसका मान रख लीजिएगा। देखिए ऊपर वाले का निकालेंगे, छोटे वाले का, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 22/7 गुना में 7 गुने 7 जोड़ में 22/7 गुना में R1 का, R1 देखिए ये कितना है 28 गुने 28, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से कट जाएगा 154, ये 7 से गया 4 बार में, 22 चौको 88 गुने 28, इसको सॉल्व करिएगा। इसको अलग से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए, 30वां सवाल पर। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 30वां जो प्रश्न है, 30वां प्रश्न ये कहता है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये करते हैं, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले सूत्र पर जाएंगे, माध्यक का सूत्र मैं समझा रहा हूं, मेरा काम है समझाना, ये 30वां नंबर है। देखिए माध्यक का सूत्र जो होता है, इसमें एक एल होता है, इसमें जाकर के एल होता है, इसमें प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव यानी संचयी बारंबारता बटा में बारंबारता फ्रीक्वेंसी, और इसमें जाकर के गुणा हो जाता है, इसमें गुणा हो जाता है आपका एच हाइट। चलिए अब मैं समझाता हूं क्या है। आप यहां पे एक टेबल तैयार करेंगे। अब टेबल देखिए कैसे तैयार करनी है आपको। यहां पे क्या करना है, आपको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है, ये है बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखिए 65 से 85, फिर है आपका 85 से 105, 105 से 125, घटाव का चिन्ह नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 125 से 145, 145 से, देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको ये लोअर फ्रीक्वेंसी चाहिए। लोअर किसका, अब ये बुझा जाएगा, देखिएगा 145 से 165 और उसके बाद 165 से 185 और उसके बाद 185 से 205। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे बारंबारता आपको दिया गया हुआ है, तो लिख ही लेते हैं बारंबारता, और लिखना जरूरी भी है, इसकी जरूरत है। देखिए यहाँ पे चाहिए बारंबारता आपको दिया गया हुआ है 4 से शुरू है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, यह है बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपको संचयी बारंबारता हमको निकालना है ना, देखिए ये चाहिए हमको, तो संचयी बारंबारता। लेकिन याद रहे संचयी बारंबारता किसकी चाहिए, अभी बुझा जाएगा आपको। कौन सा लेते हैं संचयी बारंबारता, तो देखिए कैसे इसको निकालने का एक तरीका है। देखिए क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। सबसे पहला वाला जो है ये तो वही रह जाएगा,
इसको इसको जोड़ेंगे 4 5 9, इसको इसको जोड़ेंगे 5 13 18। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए 5, ये तो 4 का 4 रह गया, 4 5 9 रह गया, और 9 को 13 में जोड़ेंगे 22 रहेगा, 22 को इसमें जोड़ेंगे 42 रहेगा, 42 4 46 10 56, और 56 8 64, और 64 4 68, ये हो गया। देखिए बटा का योग निकालिए, हमको देखिए n बटा 2 का मान चाहिए, पर उसके लिए n चाहिए। n क्या होता है? n समेशन ऑफ, मतलब योग होता है सारे बारंबारताओं का, फ्रीक्वेंसी का। जोड़िए 5 4 9 13, 13 5 18 4 22 22 20, 22 और 20 42 42 46 10 56 56 8 64 और 4 68। यानी कि अब हम यहाँ पे ये मिल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे? n बटा 2 निकालेंगे, n बटा 2 निकालेंगे। n बटा 2 हमारा ये n का मान है, ये 68 बटे 2 करेंगे, कितना आ गया? 34। अब देखिए 34 आ गया, 34 से जस्ट बड़ा नंबर बारंबारता में देखिए कौन सा है? 42। यानी ये वाले लाइन को आप कवर कर लीजिए। अब इसी लाइन का आपको सारा मान लेना है, लेकिन याद रहे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता जो है एक जस्ट पहले वाले का लेते हैं, एक जस्ट छोटा वाला का लेते हैं हम, ठीक है? तो ये हम अभी करेंगे। और बारंबारता हमको क्या चाहिए? देखिए यहां से f चाहिए, लो f हम कौन सा ले लेंगे? देखिए बारंबारता f 20 ले लेंगे, ठीक है? आपको L, और देखिए इसमें ये जो है ना, ये जो वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल है, उसमें जो छोटा वाला है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। मतलब क्या है? उच्च लिमिट, उच्च सीमा, और ये नीच सीमा है। तो ये L का मतलब क्या है? या नीच सीमा कौन सा लेंगे? L 125 लेंगे। अब देखिए n का मान हमको पता है, n का मान 68 है, और हमको CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, कितना लेंगे? 22 लेंगे, ठीक है? और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 22 लेंगे, और कहां गया यार? और कुछ छूट रहा है क्या? और ये हाइट है। ये हाइट क्या है? हाइट इन दोनों के बीच में वर्ग अंतराल यानी कितना है? 65 से 85 के बीच में कितने का अंतर है? 20 हाइट। बस कुछ नहीं करिए, ऊपर वाले पे मान रख दीजिए, क्या सूत्र? L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बटा में क्या होगा आपका? बताइए जल्दी से। बटा में आपका बारंबारता होगा, फ्रीक्वेंसी, और गुना में आपको होगा हाइट। अब देखिए L, यहां पे आप लोअर लिमिट देखिए कितना है? लोअर लिमिट कितना है? L का मान यहां पे रखिए 125 जोड़ 68 बटे 2 यानी कि 34 में से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 को घटाएंगे, बटे F फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, और हाइट कितनी है? देखिए यहां पे 20 कट गया। अब देखिए यहां पे आप, हम जानते हैं कि 34 में से 22 घटेगा, कितना हो जाएगा? 22 और 2 24 और 10 34 12, और ये हमारा हो गया कितना? 25। कितना हो गया उत्तर आपका निकल के आ जाएगा 37। ये 125 है, 12 कितना हो गया? 100। तो यही होगा उत्तर। देखिए आपको उत्तर भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, और सारा दिया गया है। आप लोग एग्जाम में मतलब घर पे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आप लोग किताब खरीद लीजिए जरूरी से, आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो, ठीक है ना? और जरूरी है ये बहुत। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चों को ये सारा समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वाले में, अगले अध्याय का जो है आपका प्रश्नोत्तर 2014 वाले में। अब उसमें हम लोग मिलेंगे। फिलहाल के लिए चलता हूं, टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, और लाइक कर दीजिए। आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे।